एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारे यहाँ झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसीज पर क्लासेस चल रही हैं। और हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एक एमसीक्यूज का सीरीज शुरू किया था और हमारा जो पहला वीडियो लेक्चर था वो प्रेसिडेंट पर था। और आज हम लोगों ने सेकंड वीडियो लेक्चर वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ये एमसीक्यूज का सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो क्लास है किसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सक्लूसिवली झारखंड हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के लिए तो आपको बेनिफिशियल होना ही है। उसके बाद आप जो भी एग्जाम्स और आगे देने जा रहे हैं, जैसे झारखंड में एसएससी सीजीएल जो आयोजित होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में उसका एग्जाम होने की संभावना है, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और आपको ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है, हमारे ऑप्शंस इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आप देख लेंगे, जैसा आपको उचित लगे आप उसको फॉलो करें। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, all the members of both houses of parliament, the electoral college of the president, the state legislature। हिंदी में अगर आप देखें तो ऑप्शन है हमारे संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब, मैं इधर आ रहा हूं, जैसे पार्लियामेंट लोकसभा, पार्लियामेंट में जैसे ये लोकसभा और राज्यसभा है, और आपको पता है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये दोनों एलिजिबल और नॉमिनेटेड, ये दोनों मेंबर्स एलिजिबल होते हैं इनके इलेक्शन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपको पता है कि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के एमसीक्यूज को कर रहे हैं, तो अभी आपको ये काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चंस मिक्स हो जाएंगे एग्जाम्स में आएंगे तो हो सकता है कि ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और कंसंट्रेट होकर आप देखें, समझे, और फिर कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है फ्रेंड्स, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। मैं यहां पर लिख दूं एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, पदेन सचिव जो कहते हैं उसको हिंदी में। और ये जो प्रोविजन है हमारा, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 64 में ये प्रोविजन है। ठीक है, प्रोविजन का मतलब कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अगर ये बातें आपसे पूछी गई हैं तो इसका आंसर जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट करते हैं तो किस प्रोविजन के तहत कहां पर ऐसा मेंशन्ड है, तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 64 में मेंशन है फ्रेंड्स, कि जो राज्यसभा में ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। किसके, तो हाउस ऑफ अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस का, और अपर हाउस किसको कहते हैं, तो राज्यसभा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। अगर हिंदी में क्वेश्चन को समझें तो लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें प्रस्तावित किया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाते थे तो आपको पता था इंपीचमेंट की प्रोसीजर होती थी, आर्टिकल 61 में मेंशन था कौन कौन से लोग होते थे, किस तरीके से वहां पर पास किया जाता था। उसी प्रकार से अगर आपसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो यहां पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो वो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें प्रस्तावित किया जा सकता है, कहां इनिशिएट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट में लोकसभा राज्यसभा में दोनों में से किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता था। बट अगर राज्यसभा की बात करें फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो वो जो प्रस्ताव है, वो जो रेजोल्यूशन है, वो हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा ओनली। राज्यसभा से ही ऐसी कोई भी प्रोसीजर अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटानी है तो हम लोगों को राज्यसभा में ही वैसे रेजोल्यूशन को पास कराना होगा। ठीक है, और अगर आप इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछें, भारतीय संविधान में आर्टिकल कौन सा है जिसमें ये सब बातें कही गई है, ये सब बातों का मेंशन्ड है, तो उसमें मैं आपको बताऊं, ये अंडर आर्टिकल 67 सब क्लॉज बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये है आर्टिकल 67 सब क्लॉज बी। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो इस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की सारी प्रोसीजर्स लिखी गई हैं। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा ओनली। 67 सब क्लॉज बी में इनको हटाने की प्रोसीजर्स का उल्लेख है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। भारत के संविधान के अनुच्छेद
300, ठीक है, ये फॉन्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? ठीक, आपके ऑप्शन है यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया और भारत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में फिर अगेन एक जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमारा जो लीगल नेम है एज पर आर्टिकल 300 वो द यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया। इसको भारत में टिक ना करें, इंडिया में टिक ना करें, द यूनियन गवर्नमेंट को टिक ना करें, ये आंसर हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक ओवरलुक तरीके से ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि इसमें आप गलत ऑप्शन को आंसर कर देंगे, ठीक है। काफी संभावनाएं होती है फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे गलतियां करने की। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 7 को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, एग्जैक्टली इसमें कह क्या रहा है, और एक क्वेश्चन से कई सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगी। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कहने का मतलब कि 4 आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि चारों में से कितने सही हैं। एक भी सही हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं, या 3 सही हो सकते हैं, या 2 सही हो सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द पीएम इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और द पीएम एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट need not be a member of either house of the parliament। ठीक है, चलिए हिंदी में पढ़ लें ऑप्शन को जल्दी से। संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री को उनकी नियुक्ति के समय संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड्स। हमारे पहले क्लास में, राष्ट्रपति वाले क्लास में, प्रेसिडेंट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो वेस्टेड होता है आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में, यानी आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर से वो निहित रहती है, वेस्टेड है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो 1 है ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो जा रहा है। ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का कहां पर वेस्टेड होता है, तो वो राष्ट्रपति के पास वेस्टेड होता है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहां पर काफी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड कि एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए एग्जीक्यूटिव हेड कौन है हमारे स्टेट का, स्टेट की जब मैं बात करूं तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो हमेशा आपका आंसर प्रेसिडेंट होगा, ये आप हमेशा याद रखें। ठीक है, और जब मैं आपसे रियल हेड की बात पूछूं कि बताइए हु इज द रियल हेड, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव, तब आप उसका आंसर पीएम कर देंगे। ठीक है, तब वो प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट के बारे में आप ये भी जानते हैं कि सेरेमोनियल हेड भी उसको कहा जाता है, ठीक है, नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। और जब रियल एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहां पर लाई करता है, तो फ्रेंड्स वो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर पर लाई करता है। ठीक है, वहां पर फिर वो सारी शक्तियां उन पे वेस्टेड होती हैं। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इफ पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल सही, पीएम को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, और ये हमारे आर्टिकल 75 में मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल 75 में ये मेंशन किया गया है। अब आइए, द पीएम इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हु विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उसका हेड प्रधानमंत्री होगा फ्रेंड्स, जो कि एड और एडवाइस देगा किसको, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल सही हो गया, यानी 2 और 3 सही हो गया। अब चौथे एक्सप्लेनेशन में आते हैं। द पीएम at the time of his appointment need not be a member of either house of the parliament। ठीक है, ये सेंटेंस पे अब आइए, तो ये सेंटेंस फ्रेंड्स बिल्कुल ही सही है। हम प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, और अपॉइंटमेंट के टाइम में जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी एक सदन का मेंबर होना चाहिए। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जब प्रधानमंत्री वो बन जाता है तो आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब आफ्टर 6 मंथ नहीं, विद इन 6 मंथ्स उनको ईदर हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में से किसी भी हाउस की मान्यता एक मेंबर बनना पड़ता है, और वो मेंबर आप नॉमिनेट होकर भी हो सकते हैं या इलेक्ट होकर हो सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स अगर आप जाएं तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 में लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए इतना डिटेल आपसे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जो एग्जाम है वहां पर नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि जो अगर भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स आप लिख रहे होंगे, किसी भी कमीशन का अगर आप मेंस लिख रहे होंगे, तो ये बातें आप याद रखें आंसर राइटिंग में, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो ये आप होपफुली समझ गए होंगे। ऑप्शन 2, 3, 4 हमारा तीनों का तीनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आप देख लें। 2, 3, 4 जिसमें भी होगा, 1, 2, 4 ये तो गलत है, 1, 2, 3 ये भी गलत है, 2, 3, 4 यस, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ गए क्या हो गया। पहला तो आपका बिल्कुल गलत, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड, ये राष्ट्रपति पे वेस्टेड होता है। दूसरा, पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, आर्टिकल 75 ये बात को कहता है। द पीएम इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 74 सब क्लॉज 1 ये बात कहता है, ये भी ट्रू।
और द पीएम एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी बिल्कुल ही सही है फ्रेंड्स, और ये आर्टिकल 75(5) में कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ द, भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 निम्नलिखित के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। आपके ऑप्शंस हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा के टॉपिक को हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग पार्लियामेंट का एमसीक्यूज करा रहे होंगे, तो इन टॉपिक्स को हम लोग फिर से देखेंगे। अभी हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। Who exercises the actual executive power under the parliamentary form of government? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपसे एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर, रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जाएगी तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर विल कम इनटू प्ले। तो यहां पर पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, योर आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। What is the maximum age required to become the PM of India? Sorry, what is the minimum age? भारत के प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 21, 25, 30 और 35। तो फ्रेंड्स काफी आसान तरीके से और जल्दी आप इसका आंसर बता देंगे, 25। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है फ्रेंड्स उम्र का, और वो 25 साल होता है, तो उसी से गाइड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम एज क्या है, तो वो लोकसभा का मेंबर का जो मिनिमम एज होता है दैट इज 25, तो वही मिनिमम एज हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होता है। तो हमारा आंसर है 25 साल। आइए अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द पीएम ऑफ इंडिया। आपसे 4 सेंटेंस दे दी गई है, 4 स्टेटमेंट आपके पास। अब बता रहा है कि बताइए इस 4 में से कौन सा स्टेटमेंट अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो सही है, दैट इज ट्रू। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेते हैं। He is free to choose his ministers only among those who are the members of either house of the parliament. He can choose his cabinet colleagues after due counseling by the President of India in this regard. He has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in the cabinet, or he has only limited power in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary power vested in the President of India. इंग्लिश के ऑप्शंस हम लोगों ने पढ़ दिया, अब हिंदी के ऑप्शंस को देखिए। वह अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं। वह इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने कैबिनेट सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। उनके पास उन व्यक्तियों की पसंद में पूर्ण विवेक है जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति में निहित विवेकाधीन शक्ति के कारण उन्हें उनके पास अपने कैबिनेट सहयोगियों की पसंद में केवल सीमित शक्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे? तो मैं बताऊं कि ऑप्शन ए, ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली अमंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। दोनों भी हाउसेस का अगर वो मेंबर नहीं है तो भी उसको मिनिस्टर बनाया जाता है। कंडीशन यही है कि विद इन 6 मंथ्स उसको मेंबरशिप लेनी होगी, या तो इलेक्ट या तो फिर नॉमिनेट होकर। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आप सेकंड देखें ऑप्शन, तो ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज करने का प्योरली सारे जो पावर्स होते हैं वो वेस्टेड है प्राइम मिनिस्टर में ही। प्रेसिडेंट यहां पर इसको कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, तीसरा में ही हैज फुल डिस्क्रिप्शन इन द चॉइस ऑफ पर्सन्स हु आर टू सर्व एज द मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। बिल्कुल सही है, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री को सारे डिस्क्रिप्शनरी पावर्स हैं, ये चॉइस कर सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स वो कौन किसको बनाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये सही है। और डी तो आपको फिर दिख ही रहा है कि ही हैज ओनली लिमिटेड पावर इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग। ऐसा नहीं है, उनके पास पूरा पावर है कैबिनेट के कलीग को चुनने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? हमारे ऑप्शन है फ्रेंड, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये बता दूं कि लेजिस्लेचर जो होता है फ्रेंड वो एक सुप्रीम बॉडी होता है एग्जीक्यूटिव का, तो इसी वजह से ये जो एग्जीक्यूटिव है ये सबऑर्डिनेट किसका हो जाएगा? तो लेजिस्लेचर का। हमारा जो ऑप्शन बी है विधानमंडल, उसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जुडिशियरी यहां पर नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होगा। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कैन मूव, निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में भारत के मंत्रिपरिषद प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। अगर हिंदी में पढ़े तो अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। ठीक है,
इन सारे टॉपिक्स को हम लोग जब पार्लियामेंट के क्लासेस ले रहे होंगे, जब एमसीक्यूज वहां पर कराएंगे, तो आपको ये सारे मोशंस जितने भी हैं उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि अब इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, चलिए विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिए। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज। मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसके आपके ऑप्शन है 30, 50, 40 और 60। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 50। यानी 50 इज द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास चार प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यस, चार एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दिए गए फ्रेंड्स, जो कि पहले सीएम हुआ करते थे किसी स्टेट के, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ठीक है, और इधर उनके स्टेट का नाम दिया गया। तो आइए हम उसको मिलाते हैं। मैं इधर आ जाता हूं। देखिए 5 से स्टार्ट करते हैं, जो कि इजी आप लोगों को लगेगा। नरेंद्र मोदी, तो फ्रेंड नरेंद्र मोदी आप सबको पता है कि ये गुजरात के हैं। ठीक है, चरण सिंह की बात की जाए तो अगेन चरण सिंह के बारे में मोस्ट ऑफ यू आप जानते होंगे कि ये अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, अगर आप मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो ये कॉमन सेंस से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। देसाई टाइटल आप जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र में होता है, तो ये बॉम्बे के हो गए मोरारजी देसाई। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव और बच रहे हैं एचडी देवेगौड़ा। तो एचडी देवेगौड़ा फ्रेंड्स कर्नाटका के हो गए। एचडी देवेगौड़ा कर्नाटका के थे, और नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड उत्तर, सॉरी अनडिवाइडेड, ये हो जाएंगे अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? आइए, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 का हो जाएगा 4, सॉरी 1 का हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा एचडी देवेगौड़ा, कहाँ गया कर्नाटका, एचडी देवेगौड़ा, यस ये हो गया 1, 4 का क्या हो जाएगा चरण सिंह 2, और 5 का क्या हो जाएगा नरेंद्र मोदी 4। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी दिमाग में रखें, हो सकता है ये पूछा जा सकता है आपसे, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर्स थे जो पहले सीएम रह चुके हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। आइए नए क्वेश्चन में चलते हैं। The policy of liberalization, privatization and globalization was announced as per the new foreign policy by Prime Minister। कौन से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, वो स्टार्ट किया गया था? हिंदी में अगर पढ़ें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को प्रधानमंत्री द्वारा नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया था। किन के द्वारा? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, ये जो हमारा पॉलिसी था, इकोनॉमिक पॉलिसी था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताऊं ये 1991 में आया था। ठीक है, और उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, श्री नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और ये भी जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस समय जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी आया था तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और इनको ही फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आइए नए क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। ठीक है, तो अब बात यहां पर आप क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत है फ्रेंड, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो हमारे प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, एंड दैट कम्स अंडर आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको ऑलरेडी गलत हो चुका। अब आए द पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो ये मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो एक्स चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये हमारे देश के सबसे जो बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं, सबसे हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट वो यही होते हैं,
ये हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं फ्रेंड्स, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन देख लें सही कौन सा है, तो नाइदर 1 नॉट 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 16, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा पदाधिकारी अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द कैबिनेट सेक्रेटरी, द होम सेक्रेटरी और द फाइनेंस सेक्रेटरी। भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और वित्त सचिव। तो अभी तुरंत इसके पहले वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको मैंने आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कैबिनेट सेक्रेटरी इसका आंसर होगा। तो उसी तरीके से इसको कर देते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हाईएस्ट सिविल सर्विसेज बोर्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Which of the following documents is related with India? ऑप्शन है ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर, येलो बुक और ब्लू बुक। तो फ्रेंड व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर फ्रेंड्स क्या होता है, तो ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो व्हाइट पेपर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको रिलीज कौन करती है, तो उसको रिलीज गवर्नमेंट करती है या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री करती है, किसी भी बिल को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी बिल को प्रिपेयर करने से पहले, और एक फीडबैक फॉर्म लेती है, ठीक है, जिससे एक प्रॉपर और सही बिल लाया जा सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य कैबिनेट सचिवालय के कार्य हैं? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज और एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू द मिनिस्ट्री। ठीक है, हिंदी में अगर आप बात करें तो है कैबिनेट की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहायता प्रदान करना और मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ, यानी जो कैबिनेट सेक्रेटरी का, अगर सेक्रेटेरिएट का जो काम होता है तो वो काम एजेंडा बनाना है कैबिनेट मीटिंग्स के लिए, और सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करना है कैबिनेट कमिटीज के लिए। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन के बारे में कहा जा रहा है उससे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, और वो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है हु एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स? कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह कौन देता है? ठीक है, ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन लॉ कमीशन और एडवोकेट जनरल। हिंदी में अगर आप ऑप्शन पढ़ें तो यह है महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष विधि आयोग और महाधिवक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये बातें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में कही गई हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76। और वर्तमान की बात करें, अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है, वेंकट रमनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे करंट में पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है। कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो उसका आंसर आपको आर वेंकट रमनी करना है। ठीक है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जब हम लोग जुडिशरी को कर रहे होंगे वहां पर हम लोग चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में तमाम जानकारी लेंगे। लॉ कमीशन भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, और एडवोकेट जनरल फ्रेंड्स ये जब हम लोग स्टेट की बात करेंगे, स्टेट जुडिशरी की बात करेंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे आपको बता दूं कि अगर आप आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप आर्टिकल को दिमाग में रखें, और बाद में जैसे हम लोग स्टेट की तरफ चलेंगे, स्टेट मतलब हमारा राज्य की तरफ चलेंगे, तो फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज नोन टू बी द लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के कानूनी सलाहकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बिल्कुल आसान है इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीजीआई। तो उसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे हमारा एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू अटेंड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट बट कैन नॉट कास्ट अ वोट? निम्नलिखित में से किस संसद के सत्र में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वह वोट नहीं डाल सकता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, और ऑलरेडी कई एक एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखें, अटॉर्नी जनरल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैग और सीजीआई। अगेन फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो आदमी है, वो शख्स है जो कि हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं हमारे कंट्री के, और इनके पास फ्रेंड्स
ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में पूरा राइट है कि उसको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट होता है किसी भी बिल पे, किसी भी मैटर पे, तो फिर वहां पर वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे हमारा एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे चैनल पर है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद उनको हेल्प करने के लिए ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। An administrative officer, a legal advisor, an advisor to PM or a law officer for giving advice to the president of India. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लीगल एडवाइजर। ठीक है, एक कानूनी सलाहकार। चलिए, तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जो एमसीक्यूज पे था प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे, यहीं पर ओवर होता है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप बिल्कुल इस वीडियो को देखें। कॉमन स्पीड में अगर नहीं तो आप इसको 2x और 1.5x करके देखें, बट इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को प्लीज स्किप ना होने दें, इसे ओवरलुक ना करें, आप बिल्कुल इसको देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको दिखने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो बिल्कुल इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। ठीक है, इससे और भी फीडबैक्स हमको मिलते रहेंगे कि किस तरीके से इसको और इंप्रूव करना है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले क्लास में फिर से एक नया एमसीक्यूज आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे। आप लोग पढ़ते रहिए, कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।